रहीम बेटा, आज का हमारा चैप्टर 8 का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट दी बैलेंस्ड डाइट। हमने बेटा पहले पढ़ा व्हाट आर न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल्स पढ़ी और हमने हर एक न्यूट्रिएंट के बारे में देखा कि वो क्या है, हमारी बॉडी में क्या करता है, उसके ना होने से क्या नुकसान होते हैं और वो हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये वाली बातें हमने पढ़ ली है ना। अब हम जो बात करेंगे कि सर बैलेंस्ड डाइट एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। ये मैं इसलिए कहता हूँ 9th और 10th की बायो फर्ज है, क्योंकि ये समझ आती है आपको। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट बेटा? अगर आप हमारे ज़माने में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि इसको घी खिलाओ, इसको दूध पिलाओ, इसको मक्खन खिलाओ, ब्ला 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 ब्ला, ऑल दैट। इवन अगर हम घी और मक्खन की बात करें तो उनमें फ़ैट होती है, ज़्यादातर फ़ैट होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि माएँ बच्चों को मोटा करने के चक्कर में थी। सही है जी। सिमिलरली अब कुछ बच्चे ऐसे जी, इसको गोश्त खिलाओ, फिर गोश्त ही खिलाओ, तो फिर और गोश्त खिलाओ, तो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं विच दे थिंक दैट कि जनाब हमने सिर्फ पिज़्ज़ा खाना है कि बर्गर खाना है कि लाइक दिस चीज़ें खानी है। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमने सिर्फ शाकाहारी, यानी हमने सिर्फ सब्जियां और हमने फ्रूट ही खाने हैं, हमने चिकन मिकन को देखना भी, इवन अंडे नहीं खाते, दूध नहीं पीते बच्चे। ठीक है। अब हम एक जो बात करेंगे कि क्या हमें क्या करना चाहिए और हमें कितना खाना चाहिए और हमें किस किस तरह का खाना खाना चाहिए। कुछ लोग मतलब जब जाते हैं कहते हैं जी मैं मोटा हो गया हूँ, तो वो कहते हैं जी मैं वेट लूज़ करना है, तो वो अपनी खाने के अंदर से फैट्स को यानी लिपिड्स को, ऑयल्स को वो टोटली खत्म माइनस कर देते हैं, टोटली ज़ीरो पे ले आते। वो ब्रेड ऐसी खाते हैं जो कि जिसमें कोई ऑयल नहीं हो, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तो अब ऐसे लोगों को और मसले मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। उन मसले मसाइल को तो हम बाद में पढ़ेंगे मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, ठीक है। लेकिन आज हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करना चाह रहे हैं दैट इज़ द बैलेंस्ड डाइट। बेटा अगर हम कहें कि द डाइट यानी वो खुराक विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो कि आपको जरूरी चाहिए, एसेंशियल है, फर्ज है। न्यूट्रिएंट्स इन, ये इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएट या करेक्ट अमाउंट। बेटा ये नहीं है कि आप सिर्फ गोश्त खाई जाए तो आप ठीक है, या आप सिर्फ मक्खन की खाई जाए तो आप ठीक है, या सिर्फ आप कुछ भी ना खाएं तो फिर तो आप हम नहीं है। लेकिन वैसे समझ आ गई कि जिस खुराक में वो सारी चीज़ें जो हमारे खाने के लिए जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं वो चाहिए, वो हूँ, और वो मुनासिब यानी अप्रोप्रिएट यानी ज़रूरी जो हमारी बॉडी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी, अगर आप यहाँ पर रिक्वायर्ड का भी लफ्ज़ बोल दें तो वो भी ठीक होगा। सही है। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो, अगर मैं न्यूट्रिएंट्स को रिकॉल कर दूं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं चाहिए होंगे ना, कि चाहिए होंगे? चाहिए होंगे बेटा, क्यों नहीं चाहिए होंगे? फिर लिपिड्स भी चाहिए होंगे। तो ये लिपिड्स कहाँ कहाँ से आते हैं? ठीक है जी। फिर प्रोटीन्स चाहिए होंगी, अच्छा, फिर उसके बाद मिनरल्स चाहिए होंगे, फिर वाइटामिन्स, फिर वाटर, फिर फाइबर, ब्ला 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 ब्ला। अब बेटा अगर आप देखें तो कुछ चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, आप जानते हैं, मसलन आपको पता है जी ब्रेड के अंदर, ठीक है, इसके अलावा जी आलू के अंदर वो उसे क्या कहते हैं, पोटैटो, ठीक है, इसके अलावा जी जो है चावल, राइस के अंदर वगैरह 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 वगैरह, शुगर्स, चीनी, सब्जियां, डेट्स यानी खजूरें, ठीक है, फल वगैरह उनके अंदर भी होते हैं। लिपिड्स के हवाले से अगर आप देखना चाहें तो आपको पता है कि क्रीम जो है, फिर बटर जो है, फिर ऑयल्स जो है, कुकिंग ऑयल, घी, देसी घी, चीज़ बेटा ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन चीज़ में भी लिपिड होते हैं। फिर आप कहेंगे जनाब अच्छा जी जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के लिए मैं जनाब एग्स खाऊंगा, मैं गोश्त खाऊंगा, मैं जो है वो बकरी का गोश्त और फिर चिकन और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, फिश भी उसके अंदर इंक्लूड, फिर और मिल्क उसके अंदर आ गया, चीज़ उसके अंदर आ गया, बीन्स उसके अंदर आ गए, अगर आप वो प्लांट वाली साइड पे जाएं तो दालें बहुत सारी उसके अंदर आ गई, चने उसमें हाई प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद बेटा जी मिनरल्स की अगर आप बात करें तो
हर एक मिनरल कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर, बहुत सारे आपको वैसे जो खाने आप खाते हैं जो डेली की फूड्स होती हैं, यही वाली ऊपर जो मैंने सारी बताई हैं, इनमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा आप मिनरल वाटर, पानी के अंदर भी हमें बहुत सारे मिनरल, सिर्फ वो मिनरल वाटर नहीं जो हम वैसे पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स हमें मिल जाते हैं। फिर आप विटामिन हैं, तो जोन सा विटामिन हम पढ़ चुके हैं, किस किस विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन डी कहाँ, आपने सारी बातें पढ़ी हुई हैं। वाटर फाइबर हमने कल ही बात की है। लेकिन बेटा अगर हम गौर करें तो आप फिर क्या करेंगे कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, सही है, और आप क्या करेंगे इन सारों में से चुन लेंगे। लाइक अगर आप कहीं बाहर जाएं तो अगर आपने कहीं देखा हो तो कई दफ़ा बिरयानी की एक प्लेट में थोड़े से ऑयल भी होता है, या अगर आप सिंपल सादा तरीन फूड लें तो थोड़े से बॉइल्ड चावल, ऐसा ही है ना, साथ में एक चिकन का बड़ा सा पीस उबला हुआ और साथ में एक आलू रखा होता है ना, देखते हैं ना आप, और साथ में कुछ लोग कहते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा जैतून का तेल, यानी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल वो लोग डाल देते हैं। अब क्या, लिपिड्स भी बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी बन गए, प्रोटीन्स भी बन गई, और मेजर, और इनमें बहुत सारे मिनरल्स, जिनसे आपको पता है चावलों में फास्फोरस होती है और भी मुख्तलिफ चीज़ें, तो वो सारा कुछ तकरीबन पूरा हो गया। और अगर कोई चीज़ की कमी हुई तो वो साइड से, और अगर विटामिन वगैरह कम हुए तो कुछ फ्रूट भी साथ खा लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज व्हाट वी से, कि ये एक डाइट बन जाती है प्रॉपर। अगर आप सिर्फ रोज सुबह आलू चिप्स ही खाएं या बर्गर ही खाएं या पिज़्ज़ा ही खाएं, या तो दैट बिलोंग्स के आपको जो रिक्वायरमेंट है वो सारी आपने, बेटा कई ऐसी चीज़ें होंगी, कई ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो किसी प्लांट वाली प्रोटीन में नहीं होते, वो सिर्फ गाय के गोश्त में होते हैं। तो अगर आप कहते हैं जी मैंने गाय का गोश्त तो नहीं खाना, तो फिर क्या होगा। कई ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स और इवन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि और डिफरेंट सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। अगर आप सिर्फ चिकन और गोश्त और ये चीज़ें खाई जाएं, जिस तरह आजकल है हमारे यहाँ, ज़्यादातर चिकन लोग खा जाते हैं, या उसके बाद वो मटन और ये सारा कुछ खा जाते हैं, सब्जियों वगैरह की तरफ कम ध्यान जाता है। ख़ास तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो वो ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव, या जो बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो बराबर पैसों की ही होती है, तो वो लोग वो खा लेते हैं, सही है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप एक ही खुराक को रोज़ खाई जा रहे हैं तो आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। अब आप अभी मैंने ये तो सर आप सर चुन तो लेंगे, ठीक है जी, हमने पता कर लिया सर, लेकिन कैसे पता लगेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं। बेटा बैलेंस्ड डाइट जो मेरे लिए है ना, हो सकता है आपके लिए ना हो। आप छोटे बच्चे हैं, अभी आप बड़े हो रहे हैं, हो सकता है जो जब मैं तो बूढ़ा आदमी, जो जवान आदमी है उसके लिए जो डाइट चाहिए वो मेरे लिए भी बैलेंस्ड ना हो, आपके लिए भी बैलेंस्ड ना हो। तो ये पता करना कि कैसे, तो बेटा जो बैलेंस डाइट है इसका जनरल थीम क्या है कि ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। किस चीजों पे डिपेंड करती है? नंबर 1 बेटा एज, नंबर 2 जेंडर, और नंबर 3 एक्टिविटी लेवल। एज मतलब एक छोटा बच्चा है, देखो बेटा अभी एक छोटा बच्चा है, अगर आप खुद सोचें, अंदाजा लगाएं तो अभी वो पैदा हुआ है, माँ का दूध पीना शुरू किया, क्या उसको नए सेल्स चाहिए ना, उसने बड़ा होना है, उसको ग्रोथ होनी है उसकी, तो बेटा क्या उसको नए सेल्स अगर चाहिए तो फिर उसके लिए प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट उसको मिल्क, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोटीन, बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चों को कहते हैं अंडे भी खिलाओ, रोज़ खिलाओ, चिकन भी खिलाओ, सही है, सिरिलैक तो खैर सही है ना। तो अब समझ आ गई ना बात की कि उसको ज़्यादा प्रोटीन वाला, आपको पता है कि आमतौर पे बड़े बंदे हमारे यहाँ 2-2 3-3 अंडे खा जाते हैं, तो बच्चों को एक मिलता है, आमतौर पर बच्चों को 2 चाहिए होते हैं, बिकॉज दे नीड द हाई प्रोटीन एंड हाई एनर्जी, पर इतने भी नहीं कि वो खुशियाँ में ज़्यादा खुशियाँ आ जाएं, ये नहीं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक बच्चा है उसकी अभी हड्डियां, आपको पता है बच्चों की हड्डियां तो इतनी मजबूत नहीं होती, वो हड्डियां होती नहीं, कार्टिलेज होती है, वैसे हम रोने तो वो टूट जाती है, ठीक है, उनकी हड्डी अभी बननी होती, जब हड्डी बनती है तो बेटा उसमें कैल्शियम डलता है ना, तो कैल्शियम ज्यादा चाहिए होगा ना बच्चे को, कि नहीं। और एक बड़े आदमी को उतना कैल्शियम नहीं हो सकता, वो खाए तो उसका हार्ट रेट ही तेज हो जाए, अगर बड़ा आदमी खाए, तो बच्चे को तो वो मसला मसैल नहीं। फिर बेटा बच्चे का मेटाबॉलिक लेवल, बच्चे के अंदर बड़ी तेजी से सेल्स बढ़ रहे होते हैं, तो बड़ी तेजी से रिएक्शंस हो रहे हैं। आप देखें बच्चों का नॉर्मल टेम्परेचर ना, अभी एक बच्चा यहीं पे रहता है, छोटा बच्चा है, ठीक है, और मैं भी यहीं पे रहता हूं, तो मेरा बॉडी टेम्परेचर उसके बॉडी टेम्परेचर से कम होगा, क्यों? उसके अंदर रिएक्शंस ज़्यादा स्पीड से हो रहे हैं।
बच्चों का सांस भी ज्यादा तेज होता है बड़े आदमियों की निस्बत। क्यों? बिकॉज दे हैव द हाई मेटाबॉलिक लेवल एंड हाई एक्टिविटी लेवल। सही है, जब उनका मेटाबॉलिक लेवल हाई होता है, रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। तो छोटी एज के बच्चों को एनर्जी और प्रोटीन ज्यादा चाहिए, और कुछ कैल्शियम वगैरह जिस तरह मिनरल्स, इवन उनका ब्लड भी ज्यादा बन रहा होता है तो उनको आयरन भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, और जब वो बड़ी एज पे चले जाएंगे, थोड़े से बड़े, तो थोड़े जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, जब उनकी पूरी ग्रोथ हो गई है, अब मजीद उनका कद शायद नहीं बढ़ना, अब उनको हाई प्रोटीन नहीं चाहिए। अब उनको सिर्फ उतनी प्रोटीन चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर जितने सेल्स डेली मर मुर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनकी रिपेयर के लिए जो सामान चाहिए, या बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह डेली बन रहे हैं, या जो भी चीजें डेली को, एक होता है ना ग्रोथ राशन और एक होता है मेंटेनेंस राशन। ग्रोथ जब आपने मेंटेन भी करना है और ग्रो भी होना है तो आपको ज्यादा खाना चाहिए, और जब आपने सिर्फ मेंटेन करना है तो आपको उससे कम खाना, उसकी निस्बत कम खाना चाहिए। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर उसमें मामला सही हो जाते हैं। ठीक है, तब तो बल्कि वेट लूज करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो और प्रोटीन की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है। दूसरी चीज होती है बेटा जेंडर। एक ही एज का एक लड़का है और उसी एज की एक खातून है, लड़की है, तो खातून की रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, उसका मेटाबॉलिक रेट उस बच्चे यानी लड़के की मेल की निस्बत कम होता है। जो लेडीज होती हैं यानी फीमेल्स होती हैं, यानी अगर समझ रहे हैं ना बात को, द फीमेल्स हैव द लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेवल देन द मेल्स। अगर एक ही खाना, वो दोनों की एज बराबर है, आमतौर पे वो कहते हैं कि घर में समटाइम ट्विन्स होते हैं, समटाइम 1-2 साल का फर्क होता है, 1-1.5 साल का फर्क होता है बच्चों के अंदर, तो जो बहन होती है समटाइम वो बड़ी होती है या छोटी होती है, तो वो भाई के बराबर उसको खाना दे रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि वो कहते हैं जी आपका भी एक रोटी है, आपके भी एक अंडा है, आपकी भी एक रोटी, एक अंडा, एक दूध का गिलास है, ब्ला ब्ला जो भी है। तो अब क्या होता है कि वो ओवर जो है ना, उसको आप फीडिंग कर रहे हैं और उसको आप पूरा दे रहे हैं लड़के को रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, क्योंकि उसका एक्टिविटी लेवल और उसका मेटाबॉलिक लेवल उसकी निस्बत कम है। तीसरा होता है बेटा एक्टिविटी लेवल। अब एक बंदा है जो बहुत ज्यादा एथलीट है, रोज उसने भी खेलना होता है और गेम करनी होती है और इतना भागना होता है और इतने चक्कर लगाने होते हैं, उसको तो आप देखते हैं मजदूर 5-5-7-7 रोटियां एक टाइम पे खा जाते हैं, बिकॉज दे हैव दैट एक्टिविटी लेवल कि उनको जरूरत है उस वक्त उनकी बॉडी को उतनी फूड की, उतनी एनर्जी की। सही, ये मैंने तीसरा बेटा 2 फैक्टर बता दिए ना आपको। तो जो एक्टिविटी लेवल यानी ख्वातीन का एक्टिविटी लेवल में जो है उसे क्या कहेंगे, जो बंदे का ज्यादा काम करने वाला बंदा है, फिजिकल वर्क ज्यादा है, खेलना कूदना ज्यादा है, मजदूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बंदे को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फूड चाहिए होता है एज कंपेयर टू उस बंदे के जो कि थोड़ा सा जिस तरह मेरी तरह सिर्फ वो ये लिखने पढ़ने का काम करता है, थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, थोड़ा चल फिर लेता है, बस ये। और मुझे उस बंदे की निस्बत जो बिल्कुल खाता है, सोता है, फिर खाता है, तो फिर सोता है, तो फिर खाता है, तो फिर सोता है। समझ आ गई? तो उसकी जरूरियात कम है, मेरी उससे ज्यादा है, और जो ज्यादा खेलने कूदने वाला है उसकी। तो ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। अगर बंदा लड़का हो, ग्रोइंग एज में हो और उसका एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा हो, तो उसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये समझ रहे हैं ना? फिर अगर खातून हो और वो छोटा हो और उसकी छोटी हो और उसकी भी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा हो, वो भी खेलती कूदती है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगली बात एक और भी याद रखिएगा, हो सकता है इस वक्त आपको जो बैलेंस्ड डाइट मिल रही है, बुढ़ापे में आपको वो चीज़ें ना, हो सकता है कोई एक खास न्यूट्रिएंट आपको ज्यादा चाहिए हो और कोई एक दूसरा खास न्यूट्रिएंट आपको कम मिकदार में चाहिए। समझ आई बात की? तो फर्ज किया अब एक बंदा है, वो बचपन में तो इतना वो खेलता, जिस तरह हम बच्चे होते हैं बचपन में इतना खेलते कूदते नहीं है, वो मोटे ताजे हो जाते हैं, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको खेलना कूदना, और फिर जिम जाते हैं, फिर वो भागते हैं। थोड़े थोड़े बच्चे जब 9th-10th में आ जाते हैं, तो जब वो भागते खेलते कूदते हैं या किसी स्कूल कॉलेज की टीम के अंदर चले जाते हैं, तो अब उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, प्रोटीन इतनी नहीं चाहिए होती। सही है? तो समझ रहे हैं ना आप बात को कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है? तो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच, अब इनके बारे में सीधा सीधा किताब में 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां कोई पॉइंट्स नहीं बनाए। अब बेटा आगे आपके सामने एक छोटा सा टेबल, अच्छा आपके सामने 2 टेबल दिए हुए हैं। एक टेबल फर्ज किया, देखिए आपको बता रहा है
कि ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, लिपिड्स थोड़े होते हैं और प्रोटीन्स 9% होती हैं, ठीक है। सिमिलरली कुछ ऐसी जो एग्स पे अगर आप आएँ तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है लेकिन प्रोटीन ज़्यादा है। सिमिलरली बेटा आप बटर पे आए तो उसमें फैट 81 यानी लिपिड्स 81% है, बाकी सारी चीज़ें कम है। तो ये है कि कोई एक खुराक ऐसी होगी जिसमें कोई एक खास चीज़ ज़्यादा होगी और दूसरी खुराक में वही खास चीज़ कम होगी। तो आपको क्या खाना होगा वो बेटा किस पे डिपेंड करेगा, वो आपके सामने एक और टेबल है। इस टेबल को आपने मतलब याद नहीं करना, पिछले वाले टेबल को याद करना है, ठीक है। ये वाले को, इस टेबल को आपने याद नहीं करना, उसमें से एमसीक्यू आ जाता है। इसमें सिर्फ अगर आप गौर करें तो आपको दिखाया गया है कि ऊपर एक बच्चा है, ठीक है जी, और उसकी एज है 2 से 3 साल, और आगे आपका एक्टिविटी लेवल देखें, जेंडर, एज और एक्टिविटी लेवल, ठीक है। सिमिलरली नीचे मेल का जेंडर, एज और एक्टिविटी लेवल के अगर फर्ज किया आप सारे तकरीबन 14 साल से या 9 से 13 साल में फॉल करेंगे या 14 से 18 साल में फॉल करेंगे, ऐसे ही है ना। तो आपको अगर जो खातून हैं लेडीज, उनको 1600 या 1800 कैलोरीज पर डे यानी 24 आवर्स चाहिए होंगी। अब आप अंदाजा लगा लें, अगर आप वेले बिल्कुल खाली रहते हैं और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खेलते कूदते हैं तो आपको 2000 कैलोरीज चाहिए होंगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं तो आपको 2400 कैलोरीज। ये बेटा आपकी एज के बच्चे की बात हो रही है। अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़ी एज का बच्चा है, खातून है, फ़र्ज़ किया 19 से लेकर 30 साल तक की खातून है, तो आप देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी आपके बराबर है। लेकिन अगर आप देखें 31 साल 31 ईयर से ऊपर रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई है, कम हो गई है, ऐसे ही है ना। तो अब आप अपना अंदाजा लगाएंगे, खुद ही कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, मतलब आपकी एज कितनी है, आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है कि कम है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, और साथ ही साथ आप खातून हैं कि आप ये जो बॉयज़ भी बैठे हैं, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट अंदाज़ा लगाएंगे और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर आपको पता है कि लिपिड्स के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है, प्रोटीन्स के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी, 4 किलो कैलोरीज, और लिपिड्स में 9 किलो कैलोरीज, और प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरीज। साथ ही साथ आप अपना प्रोटीन की ज़रूरियात, ये सारा कुछ आप अपना खुद कैलकुलेट करके आप मुझे ला के देंगे, ताकि आपको पता हो कि आपको कितना खाना है, और फिर आप उसकी बुनियाद पे आपने 1 हफ्ते का डाइट प्लान भी बना के लाएंगे कि आप इस दिन ये चीज़ें खाएंगे तो आपकी ये वाली ज़रूरत पूरी हो जाती है, अगले दिन ये चीज़ें खाएंगे, क्योंकि आप रोज़ ही सब्ज़ी और वो चीज़ें रोज़ ही एक ही खाना तो नहीं खा सकते ना। अगर आपने आज प्रोटीन सोर्स के तौर पे एग्स खाए हैं तो कल आप प्रोटीन सोर्स के तौर पे हो सकता है गोश्त खा लें, परसों आप बीन्स खा लें, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें आती रहेंगी। इसी तरह आज आपने ब्रेड खाई है तो कल हो सकता है आप चावल खा लें, परसों हो सकता है आप सिर्फ चीनी वाला शरबत पी लें। तो ये डिपेंड करता है कि आपने की। फिर इसके बाद अगली एक्टिविटी होगी कि आपने पूरे 1 हफ्ते में जो जो सामान खाया, कितना कितना खाया, वो आप लिखते रहेंगे और एट द एंड बताएंगे कि आपने पूरे हफ्ते में कितनी प्रोटीन खाई, कितने लिपिड्स खाए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, और उसकी बुनियाद पे कितनी कैलोरीज एनर्जी आपने हासिल की। थैंक यू सो वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।